माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 8 की चौथा चैप्टर है, मतलब चौथे पॉइंट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको फंड पढ़ाएंगे। तो जान लीजिएगा कि अगर विकास करना है किसी भी चीज़ का, चाहे सेंट्रल लेवल का विकास करना है तो उनका फंड होता है, उनका कंसोलिडेटेड फंड होता है या आकस्मिक निधि होता है वगैरह। जब आप स्टेट पढ़ते हैं तो स्टेट का भी एक फंड होता है। तो उसी तरह से जब हम लोकल लेवल पर पढ़ते हैं तो उसका भी एक फंड होगा। ठीक है। अब हमारे देश में फंड कितने प्रकार के हैं, तो अब आप इसके लिए समझिए, सेंटर का अलग फंड, स्टेट का अलग फंड, लोकल बॉडी का अलग फंड। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल बॉडी है। और तीनों बॉडी जो हमारी हैं, तीनों के अपने अपने फंड्स हैं। तो सेंटर का अलग फंड, स्टेट का अलग फंड और लोकल बॉडी जिसमें आप पंचायतों को कहते हैं, वो एक अलग फंड पे आती है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें फंड में। जब हम ग्राम पंचायतों के फंड को पढ़ेंगे तो इनके पास 2 तरह के फंड होते हैं। यानी एक तरह से ग्राम पंचायतों के पास सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 में 2 फंडों की बात कही गई है, जिसमें से पहला फंड कहा गया है विलेज फंड, जो 68 में है। उसके बाद दूसरा फंड सेक्शन 69 में कहा गया है कंसोलिडेटेड विलेज फंड, यानी समेकित गांव निधि। जब हम 68 की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं विलेज फंड, तो हम आपको बताएं तो विलेज फंड में कहा गया कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी भूमि प्रबंधक समिति से जितने भी जगह से पैसे आएंगे, वो सारे के सारे पैसे हमारे विलेज फंड में जमा हो जाएंगे, यानी गांव निधि में जमा हो जाएंगे। गांव निधि में पैसा जमा हो जाएगा। ये तो सेक्शन 68 बताता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 69, जो कंसोलिडेटेड विलेज फंड यानी समेकित गांव निधि के बारे में बताता है, सेक्शन 69। अब 69 ये कहता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जो होगी उस पर एक कंसोलिडेटेड विलेज फंड होगा। और इसमें कहां से पैसे आएंगे, तो कहा कि एक 68 में जो विलेज फंड में पैसा है वो इसमें आ जाएगा। दूसरे लेवल पे कह रहा है कि कलेक्टर अगर कोई अंशदान देता है, कोई कंट्रीब्यूशन देता है गांव को, तो वो भी इसी में आएगा। तीसरे लेवल पे कहता है अन्य प्रकार से कई निधि, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया या किसी ने चंदा दे दिया, तो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 फंड हमारे पास आए, एक 68 में विलेज फंड, एक 69 में कंसोलिडेटेड विलेज फंड है। अब इसके बाद कहता है कि स्टेट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इन गजट, यानी अधिसूचना द्वारा गजट में तहसील स्तर पर भी कंसोलिडेटेड विलेज फंड का गठन कर सकता है। अब ये जो फंड है हमारे, ये फंड का हम कह लीजिए कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो इसके ऑपरेशन यानी ऑपरेट करने की जो है वो किसको दिया गया है, कलेक्टर साहब को दिया गया है, कि वो बताएंगे कि इस फंड में कैसे कैसे पैसा निकलेगा या क्या होगा, यानी सारा नियंत्रण उनका होगा। तो उसके लिए ऑपरेट करने के लिए उन्होंने बताया 69 में ही बताया गया, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा जो कंसोलिडेटेड विलेज फंड है उसका ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। और कहा गया कि जो अधिवक्ताओं के शुल्क और भत्ते होंगे, यानी उनकी जो फीस है, और जो फीस के बाद क्या होता है, भत्ते, ठीक है, एक्सपेंडिशन जो भी होगा, वो आपका किसमें जाएगा, इसमें आएगा। यानी वकील की, अधिवक्ताओं की फीस और भत्ते किससे दिए जाएंगे, भत्ते मतलब अलाउंसेस होता है, भत्ते किससे दिए जाएंगे, इसी कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाएंगे। साथ ही साथ कहता है कि अगर ग्राम पंचायत के ऊपर कोई भी अभियोजन है या कोई विधिक कार्रवाई का व्यय है, तो वो किस फंड से जाएगा, इसी फंड से जाएगा और कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। और तीसरे लेवल पे कहा जाता है कि भूमि का संरक्षण, परीक्षण और विकास के लिए अगर जो पैसे खर्च होंगे वो भी इसी फंड से आएंगे। और एट लास्ट ये आप कह सकते हो कि राज्य सरकार चाहे तो कोई और भी चीजों को कहेगी तो भी इंक्लूडेड इसमें हो जाएंगी। ठीक। अब देखिए ये फंड जो है, चलिए गांव का फंड है। अगर देखा जाए तो इस फंड का बहुत ही बेहतरीन यूज हो सकता है, लेकिन हमारे यहां क्या होता है कि सिस्टम में, जैसे आप देखिए, एक हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं कि यहां पे लिखा भूमि का परीक्षण। तो अगर हम भूमि की मिट्टी को ले लें, उस गांव पंचायत की जो भी हो, उस गांव पंचायत ने भूमि की मिट्टी लेकर उसको कृषि डिपार्टमेंट में परीक्षण करा ले, और उससे हमको ये पता चल जाएगा
कि इस भूमि में कौन से कंपोनेंट कम है और कौन से ज्यादा है। जो कम है उसको हम फर्टाइजर से मेंटेन करेंगे, और साथ साथ हम ये भी पता लगा लेंगे इसी परीक्षण से कि कौन सी फसल है या कौन सी क्रॉप है या कौन सी वेजिटेबल यानी सब्जी होगी जो इससे ज्यादा हो जाएंगी। जो वही लगाएं तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी, कास्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये पता चल जाता है कि यहां पे आलू ज्यादा होगा, तो हम आलू की एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें उस गांव में। आलू ज्यादा हुआ, आलू कंज्यूम किया गया, आलू से चिप्स बनाए गए, पैकेट्स बनाए गए, और लोकल लेवल पर, कोई जरूरी नहीं इंडिया लेवल पर हम सप्लाई करें। अरे गांव में भी तो चिप्स खाई जाती है, तो आसपास के गांव में हम सप्लाई कर सकते हैं, शहरों तक ला सकते हैं, नियरेस्ट शहर तक ला सकते हैं। अब प्रश्न आएगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे तो हमारे प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना ही है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा कि एक कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, एक सहकारी संस्था बनानी पड़ेगी। जैसा कि आप देखते हैं कि गुजरात में अमूल्य दूध का है, इतना बड़ा कोऑपरेटिव संस्था है कि पूरे हिंदुस्तान को बटर मिल्क सब कुछ सप्लाई वो कर रहा है, ये कोऑपरेटिव संस्था है। तो अगर हम गांव में भी एक कोऑपरेटिव संस्था बना दे 4, 5, 10 लोगों की, जो कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ लोग मैन से कर सकते हैं, कुछ लोग कैपिटल पूंजी से कर सकते हैं, तो उन दोनों की कोऑपरेटिव बनाकर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उन्हीं को मालिकाना हक देकर और उन्हीं से काम लेकर सरकार द्वारा मुद्रा से पैसा लेकर सैंक्शन कराकर अगर हम विकास करना चाहें तो उस गांव का बेहतर से बेहतर विकास हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? एक टीम वर्क होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर हमारा प्रधान है जिसको पूरा तिकड़म पता है, 3-5 पूरा पता है कि कैसे लड़ाना है, किसकी प्रोजेक्ट काट देना है, किसको चक कहां से निकालना है, चक किसके खेत में से घुसा देना है, सब उससे पता है। बस उसे यह नहीं पता है कि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट क्या होता है। और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के लिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे 3-4 आदमी को आप जो गांव के बुद्धिमान पर्सन हो, जो किताबों की नॉलेज रखते हो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हो विकास की, उनसे अगर इन पॉलिटिकल सिस्टम्स का मैच करा दिया जाए, टीम बना दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी गांव का, अगर कोई उसको ले लीजिए, प्रधान को ले लीजिए, एक टीम बना दीजिए, तो मेरे जैसा इंसान आइडियाज दे और प्रधान उसको इंप्लीमेंट करे, तो क्या होगा? एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होगा। जबकि आज हमारे गांव में कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है कि कौन से चक्रोट किसके खेत से घुसा दें ताकि वो परेशान हो जाए, वो हमें वोट नहीं दिया तो उसको हम परेशान करेंगे, उसका हम मकान कटवा देंगे, उसके दुकान में घुसा देंगे चेक। इस तरह से जितने डिस्ट्रक्टिव माइंड्स होते हैं सब यूज करेंगे और लास्ट में 5 साल में अपने कार्य में क्या गिनाएंगे? साहब हमने रोड बनाई, हमने नाली बनाई, हमने खड़ंजा बिछवाया, यही दूरियां देर अपाइज करते रहते हैं, जो कि सब किया है। आप तब तक नहीं अच्छे प्रधान कहलाओगे जब तक कि आप डिफरेंट काम न करो, लोगों से अलग करो। अब लोगों से अलग कंस्ट्रक्टिव करो, गांव का विकास करो, और गांव का विकास तभी आप कर पाओगे क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल एनालिसिस तो है, आपके पास पॉलिटिकल क्षमता तो है, बट डेवलपमेंट की एग्जैक्ट क्षमता उसके पास होती है जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल्स गांव का और दूसरी तरफ गांव का प्रधान मिल जाए एक टीम की तरह, तो मैं कहता हूं कि उसे गुजरात का अमूल्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के गांव का डेवलपमेंट इसी फंड के माध्यम से हो सकता है। और अगर गांव विकास करेगा, ग्राम पंचायतें विकास करेंगी, तो शहर विकास करेगा। अगर मान लीजिए बनारस का एक गांव विकास कर गया इस तरीके से, तो बनारस विकास कर जाएगा। बनारस विकास करने का मतलब है कि पूरा बनारस मंडल विकास करेगा। जब मंडल विकास करेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश विकास करेगा, उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो भारत विकास करेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर टीम मेकिंग क्षमता के साथ इन फंडों का यूज कर गांव का कंस्ट्रक्टिव विकास किया जाए तो भारत एक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमारी टारगेट है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी जी का भी यह सपना साकार हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात कीजिए और इन फंड का सही यूज करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अपने विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।